हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा, हम जो है वो हिंदी भाषा सेक्शन से रिगार्डिंग जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं। और उसी की आज आप लोगों के पास जो है वो सेकंड क्लास रहने वाली है। और इसमें भी हम जो है वो टॉप क्वेश्चन जो है आपके 50 क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के पास जो है वो टीचिंग ऑफ हिंदी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास यहाँ पे। हम ये जो टॉपिक यहाँ पर कर रहे हैं, हिंदी भाषा एवं समसामयिकता से रिलेटेड हम यहाँ पर चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि जीवन से जुड़ी भाषा क्या कहलाती है। हम कहते हैं कि हमें लैंग्वेज को या सब्जेक्ट को रियल लाइफ से जोड़ के देखना है, जीवन से जोड़ के देखना है। ठीक है, तो जीवन से जुड़ी भाषा कहलाती क्या है? साहित्यिक, साहित्यिक तो आपके साहित्य से जुड़ी हुई है। कृत्रिम आपका आर्टिफिशियल होता है। प्रयोजन परक यानी कि कोई ना कोई जिसका प्रयोजन है, जिस किसी रीजन की वजह से हम कोई चीज कर रहे हैं, है ना। तो हमारा कैसा होना चाहिए? भाषा क्या कहलाती है? जीवन से जुड़ी हुई, प्रयोजन परक कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे पास जो यहाँ पे पॉइंट है, समसामयिकता की बात कर रहे थे ना हम। तो ये समसामयिक जो विषय है उसका मतलब क्या है? समसामयिक विषयों से भाषा शिक्षण में बढ़ता है। क्या बढ़ता है? जो समसामयिक विषय हम ऐड करते हैं, जैसे कि हमने जो है पहले भी इस चीज़ के बारे में बात की थी, जो जुड़े हुए विषय होते हैं, रियल लाइफ से जुड़े हुए विषय, तो उससे हमारा बोझ बढ़ता है, रुचि बढ़ती है, कठिनाई बढ़ता है, अनुशासन बढ़ती है। तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है जब हमारे सारे सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे रुचि बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक भाषा सीखता है, कैसे सीखता है? दंड से, अनुकरण से, नियम से या अनुवाद से? तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को आपको लैंग्वेज सिखानी है तो बच्चा अनुकरण करके सीखता है, यानी कि इमिटेशन के माध्यम से सीखेगा। इमिटेट करके जो है वो बच्चा सीखता है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रुटियों का सुधार कब करना चाहिए? हम बोलते हैं कि बच्चे ने जो है वो त्रुटि की या बच्चे ने गलती की। तो अगर आप लोगों को बच्चे की जो मिस्टेक है उसको आपको सुधारना है तो कब सुधारना चाहिए? एकदम से जब उसने गलती की तभी, या उसको कभी नहीं सुधारना चाहिए, या फिर उसको पनिश करना चाहिए, या फिर पेपर में उसको जो है वो सही करना चाहिए? तो जब भी देखो गलतियों को, हमें जो है गलतियों के ऊपर उसको दंड नहीं देना है, डांटना नहीं है। ठीक है, उसको समझाना है कि ऐसे गलती, मतलब इस आपने यहाँ पे की है, ये ऐसे हो सकती है। ठीक है, यानी कि उसको हमें तुरंत सुधारना होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में प्रेरणा का स्रोत है। तो अगर आप लोगों को जो है वो लैंग्वेज टीचिंग देखनी है तो उसमें मोटिवेशन का क्या स्रोत है? कैसे मोटिवेशन का कौन सा सोर्स है? आपका भय है, दंड है, रुचि है, बाध्यता है? तो अगर आपको लैंग्वेज टीचिंग सीखनी है, भाषा शिक्षण करवाना है, टीचिंग करवानी है, तो आपकी प्रेरणा का स्रोत है कि आपका इंटरेस्ट अगर वहाँ पे हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह कार्य से विकसित होता है। अगर हम जो है वो ग्रुप में, यहाँ पे ग्रुप लर्निंग के बारे में बात हो रही है, ग्रुप वर्क के बारे में बात हो रही है। अगर आपको ग्रुप में काम करना है तो उससे क्या बढ़ेगा? आपका लेखन बढ़ेगा, आपका संवाद बढ़ेगा, स्मरण बढ़ेगा, वर्तनी बढ़ेगा। तो हिंदी शिक्षण से रिलेटेड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी जो बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है वो ग्रुप में जो है वो चीज़ों को कर रहा है, ग्रुप में चीज़ों को सीख रहा है, तो उससे क्या होगा? आपस में वो बातचीत भी करेंगे, यानी कि उससे जो संवाद है वो विकसित होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में खेल का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ के लिए? अगर आपको भाषा को सीखना है तो हम बोलते हैं ना, खेल खेल के माध्यम से सिखाओ या सीखो। तो समय काटने के लिए यूज़ किया जाता है खेल को, या मनोरंजन के लिए, या सीखने को इफेक्टिव बनाने के लिए, या पेपर के लिए। तो अगर आपको जो सीखना है, जो टीचिंग है, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए जो है हम खेल का यूज़ करते हैं भाषा शिक्षण के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, भाषा में मूल्यांकन होना चाहिए। तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए जब हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं किसी को? कठोर होना चाहिए, भय युक्त होना चाहिए, भय से भरपूर होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, अचानक? तो जब भी आप किसी को जो है वो लैंग्वेज टीच करवा रहे हो तो लैंग्वेज को सिखाते टाइम जो मूल्यांकन है वो कंटिन्यू होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भाषा शिक्षण का सामाजिक उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण का सामाजिक उद्देश्य क्या है? अंक देना, रोजगार देना, संप्रेषण या परीक्षा। तो किसी को भाषा सिखाई जा रही है तो सामाजिक उद्देश्य है कि वो लोगों के साथ में बातचीत उसको आ जाए। अगर उसने कहीं पर इंटरव्यू देना है तो वहां पे वो अच्छे से बोल पाए, तो वो संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन को विकसित करना सामाजिक उद्देश्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य है। तो अगर आप भाषा को टीच करा रहे हो किसी को, तो अंतिम लक्ष्य क्या है? कि वो अच्छे से कहीं पर जो है वो, जैसे मैंने आपको इंटरव्यू का एग्जाम्पल दिया, कि वो अच्छे से वहां पर बोल पाए। तो सिर्फ व्याकरण का ज्ञान देना आपका नहीं है, परीक्षा को पास करना नहीं है, पुस्तक खत्म करना नहीं है, बल्कि आप एक्सप्रेस कर सके इफेक्टिव वे पे, प्रभावी अभिव्यक्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चलेंगे हमारे भाषा, भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड एंड उसके प्रिंसिपल से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है हमारा, भाषा अधिगम का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है। तो भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग का सबसे इफेक्टिव मीडियम कौन सा है? किसके माध्यम से आप जो है वो भाषा को जल्दी सीख सकते हो? इसका एग्जाम्पल हमने पिछली क्लास में भी किया था कि अगर आप बच्चे को लैंग्वेज सिखाते हो, छोटा सा बच्चा है, आप उसको कोई व्याकरण नहीं सिखा रहे हो, कोई बुक्स नहीं सिखा रहे हो, कोई पेपर नहीं ले रहे हो, बल्कि वो समाज में लोगों के बीच में रह के जो है वो उनकी बातें सुनकर जो है वो भाषा को सीख लेता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक सबसे पहले भाषा सीखता है तो सबसे पहले कैसे भाषा को सीखता है? तो हमने जो है वो 4 मैंने आप लोगों को स्किल्स करवाई थी कल भी। सुबोपली के नाम से पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर लिखता है, फिर उसके पढ़ता है, फिर लिखता है। ठीक है, तो भाषा सबसे पहले कैसे सीखेगा? सुनकर सीखता है। सबसे पहले वो सुनता है, लिसन करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको पता है कि बच्चा जो है वो अनुकरण यानी कि इमिटेट के माध्यम से सीखता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास जो है आपका साइकोलॉजी के अंदर, ये आपका अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी के अंदर भी है और यहाँ पे हिंदी के अंदर भी आ रहा है कि अनुकरण सिद्धांत का संबंध है। कौन है जो कहता है कि बच्चा जो है वो इमिटेट करके सीखता है, इमिटेशन के माध्यम से सीखता है? तो वो कहते हैं हमारे बंडूरा जी, कहते हैं अल्बर्ट बंडूरा इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो बंडूरा कहते हैं कि बच्चा जो है वो ऑब्जर्व करके, उसके अलावा इमिटेट करके जो है वो सीखता है। मॉडलिंग वाला कॉन्सेप्ट भी आपका बंडूरा के ही अकॉर्डिंग आता है। स्किनर ने क्या दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत। पैवलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत, है ना। आगे चलते हैं, भाषा सीखने में पुनर्वलन का सिद्धांत दिया। अब आपने जो है ये क्वेश्चन ऑलरेडी देखा भी है। रेनफोर्समेंट, बच्चे को रेनफोर्समेंट दी जाती है। रेनफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन आपकी जैसी मर्जी रेनफोर्समेंट है, आपके बिहेवियर में पॉजिटिव ही चेंज वहाँ पे देखने को मिलता है। तो रेनफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? BF स्किनर इनका पूरा नाम है। तो BF स्किनर ने जो है ये रेनफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट का सिद्धांत यहाँ पर दिया है। प्याजे हैं, प्याजे ने क्या दिया है? आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। वाइगोत्स्की है, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। ठीक है, और ब्रूनर है, ब्रूनर ने जो आपका मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत संबंधित है। हम कहते हैं सोशल इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सोशल इंटरेक्शन की बात हो रही है कि समाज के बीच में अंतःक्रिया करके बच्चा सीखेगा। ये किसने कहा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इन्होंने कौन सा जो है वो यहाँ पे सिद्धांत दिया है, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, ZPD का कॉन्सेप्ट आ गया, स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, MKO का कॉन्सेप्ट आ गया, ये सारे वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। ठीक है, थॉर्नडाइक इनमें नया है, प्याजे का भी मैंने आप लोगों को बता दिया, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी है, बच्चे को एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज कहा है, नन्हे वैज्ञानिक कहा है, लिटिल साइंटिस्ट, यानी कि 4 स्टेजेस इन्होंने दी हैं आपकी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। स्किनर ने जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया है, इन्होंने कबूतर और चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। थॉर्नडाइक ने जो है वो लॉ ऑफ लर्निंग दिए हैं, सीखने के नियम। 3 इन्होंने प्राथमिक यानी कि प्राइमरी लॉज दिए हैं और 5 इन्होंने सेकेंडरी लॉज दिए हैं, जिन्हें गौण नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण विधियां एवं उससे दृष्टिकोण से संबंधित कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं? एटीट्यूड क्या होगा? क्वेश्चन है,
संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण में बल दिया जाता है। संप्रेषणात्मक का मतलब क्या है? संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। तो जहाँ पे कम्युनिकेशन है तो संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण में बल दिया जाता है व्याकरण के नियमों पर, अनुवाद पर, भाषा प्रयोग पर या साहित्य पर। तो जब हम संप्रेषण करते हैं तो हम भाषा के यूज को देखते हैं कि किस तरीके से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक विधि में भाषा सिखाई जाती है। स्ट्रक्चर वे की हम बात कर रहे थे ना, इस तरीके का क्वेश्चन भी हमने पीछे डिस्कस किया था। तो संरचनात्मक विधि में भाषा सिखाई जाती है, एक वाक्य की संरचनाओं द्वारा सिखाई जाती है। ऑप्शन सी, वाक्य संरचना या वाक्य संरचनाओं द्वारा। अब आपको पता है मातृभाषा का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हमने क्या कहा था कि बच्चे को मदर टंग में सिखाना है, महात्मा गांधी ने बताया था, पीछे हमने देखा था। तो मातृभाषा विधि का मुख्य आधार क्या होता है? तो इसका मुख्य आधार होता है आपका प्राकृतिक परिवेश, आपका जो एनवायरनमेंट है वो होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भाषा को कौशल के रूप में मानने वाला दृष्टिकोण है कि भाषा एक कौशल है। तो ये कौन सा दृष्टिकोण है? तो ये आपका जो है वो भाषाई आपका दृष्टिकोण होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब हम अधिगम संसाधन एवं आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करेंगे। स्मार्ट क्लास का उद्देश्य है, हम कहते हैं कि स्मार्ट क्लासेस है आज के टाइम पे। तो स्मार्ट क्लासेस क्यों हैं? समय बचाने के लिए, तकनीक दिखाने के लिए, सीखने को रोचक बनाने के लिए या परीक्षा के लिए? तो सीखने को और ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाया जा सके उसके लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीपीटी एवं वीडियो को किस श्रेणी में रखा जा सकता है या किस में आते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और वीडियो दिखती है वो सामने, है ना, तो वो क्या है आपका, और सुनाई भी देती है तो वो दृश्य श्रव्य होता है आपके पास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल सामग्री का भाषा शिक्षण में लाभ है। जो डिजिटल सामग्री होती है ना, डिजिटली आप कोई चीज़ कर रहे हो तो भाषा शिक्षण में क्या बेनिफिट है डिजिटल सामग्री का? उससे इंटरेस्ट भी होगा और उससे जो है वो सहभागिता भी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लेसन प्लानिंग और शिक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं। ये भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, आपने देखा होगा। सिलेबस अगर आप लोगों के सामने है, आप वहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लेसन प्लानिंग भी है। तो लेसन प्लानिंग आपको पता है कि क्यों टीचर लेसन प्लानिंग बनाता है? ताकि शिक्षण को सुव्यवस्थित किया जा सके, क्रमबद्ध किया जा सके। सबसे पहले क्या करते हैं हम? शिक्षण उद्देश्य को डिसाइड करते हैं। सबसे लास्ट में क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। ये हमने देखा था अभी तक के जो पिछले क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे थे पाठ्य योजना से संबंधित। तो अच्छे शिक्षण की पहचान क्या होती है? अच्छा शिक्षण किसको कहा जा सकता है? जो रटने पर बल देता है, शिक्षक बोलता रहे उसको बोलेंगे, या बालक सक्रिय हो? तो आपके बच्चे का जो है वो एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर बच्चा सक्रिय है उसी को हम अच्छा शिक्षण कहेंगे कि आपने अच्छी टीचिंग की है, अच्छे से सिखाया है। नेक्स्ट है, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। कब किया जाता है उद्देश्यों का निर्धारण? तो शिक्षण के पूर्व में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र होता है। तो कौन होना चाहिए आपके पास टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सेंटर? कौन होना चाहिए? बालक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब है चिंतन कौशल एवं सृजनात्मकता, थिंकिंग स्किल्स के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में बात हो रही है कि समस्या समाधान कौशल विकसित करता है। जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो किस चीज़ को डेवलप करती है? रटने को डेवलप करती है, प्रश्नोत्तर क्वेश्चनर को करती है, परियोजना कार्य को करती है, या व्याख्यान को करती है? तो वो आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको, आप समस्या समाधान कर रहे हो ना, तो आपके प्रोजेक्ट वर्क को जो है वो यहाँ पर क्या कर रही है, क्या कहा गया है? विकसित करती है। समस्या समाधान परियोजना कार्य को विकसित करती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उच्च स्तरीय चिंतन जिसे हाई लेवल थिंकिंग कहते हैं, कौशल नहीं है। कौन सा नहीं है? आप विश्लेषण करते हो, उच्च स्तर का है। चिंतन करते हो, उच्च स्तर का है। सृजन करते हो, किसी चीज को क्रिएट करते हो, उच्च स्तर का है। स्मरण कर रहे हो अगर आप किसी चीज को, सिर्फ वो उच्च स्तर का नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रचनात्मक लेखन का उदाहरण है, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग। किसको बोलेंगे क्रिएटिव राइटिंग? आप परिभाषा लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, अनुकरण कर रहे हो, प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, तो इसमें से रचनात्मक लेखन का उदाहरण कौन सा है? तो जब आप जो है वो पत्र लिखते हो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि अनुकरण कर रहे हो ना, आप सिर्फ नकल कर रहे हो किसी की, परिभाषा को देख के लिख रहे हो, प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो, रटा हुआ है आपने, लेकिन पत्र लिखने में आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी यूज करोगे अपनी।
अब है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन से रिलेटेड, हम जो है वो सीसी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, है ना, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, लगातार सभी पक्षों को ध्यान पे रखते हुए इवेल्युएशन करना, ये हम कहेंगे। तो सतत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ये किसके लिए सीसी क्यों है, भय पैदा हो सके, रैंक तय किया जा सके या सुधार किया जा सके। तो जो भी चेंजेस या सुधार की ज़रूरत है, सुधार हेतु जानकारी के लिए हम जो है वो सतत मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट है भाषा में मौखिक मूल्यांकन सहायक होता है, हम जो है वो मौखिक तौर पे जो है ओरली इवेलुएट करते हैं ताकि उसकी हम देख सके कि उसकी वर्तनी शुद्ध है कि नहीं है ना, तो मतलब वो सही से बोल पा रहा है कि नहीं। तो क्यों किया जाता है, ताकि उसके उच्चारण को चेक किया जा सके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अच्छी परीक्षा का गुण नहीं है, अच्छी परीक्षा कौन सी नहीं होती है, जहां पर पक्षपात हो, जहां पे बायसनेस हो, जो बायस्ड हो, वो अच्छी परीक्षा का गुण नहीं है। विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए और आपकी वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन को होना चाहिए, तो इवैल्यूएशन कैसी होनी चाहिए, मूल्यांकन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे का मूल्यांकन उसको देख के होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, दंडात्मक नहीं होना चाहिए, भययुक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है अब करिकुलम, एनसीएफ एंड समसामयिकता की बात करें तो एनसीएफ 2005 के बारे में हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि वो किस चीज़ के ऊपर बल देता है, तो वो रचनात्मकता यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट के ऊपर बल देता है। तो यहाँ पे भाषा सीखना क्या है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग नियम को याद करना, अर्थ का निर्माण करना, रटना या अनुवाद। तो अर्थ का निर्माण करना करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग भाषा सीखना है। नेक्स्ट है बहुभाषिकता का लाभ है, हम बोलते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करते हैं, तो उसका क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है बहुभाषिकता का। ये भ्रम होता है, इसका लाभ भाषा बोझ बनना, संज्ञानात्मक विकास। तो जो बहुभाषिकता होता है ना, जो मल्टी लैंग्वेज को बोलता है, उससे जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो होती है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्थानीय भाषा का प्रयोग सहायक है, हम जो है वो स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो स्थानीय भाषा का प्रयोग किसके लिए होता है, भाषा अधिगम में। अगर आपको लैंग्वेज की लर्निंग करनी है, लैंग्वेज को सीखना है, तो लैंग्वेज लर्निंग में जो है वो आपकी सहायक होती है स्थानीय भाषा, उसमें हेल्प करती है मतलब। नेक्स्ट है बालक की त्रुटियां दर्शाती है, जो बालक गलतियां कर देता है, त्रुटियां कर देता है, तो बालक की त्रुटियां क्या दर्शाती है, उसकी सीखने की प्रक्रिया को दर्शाती है कि बच्चा अभी सीख रहा है, इसमें जो है वो उससे गलतियां हो रही हैं बट अभी। ठीक है। नेक्स्ट है भाषा सीखने में दंड का प्रयोग। अगर हम भाषा सीख रहे हैं, शिक्षण करवा रहे हैं, है ना, टीचिंग करवा रहे हैं, तो दंड का प्रयोग जो है वो उपयोगी है, आवश्यक है, अनुचित है, अनिवार्य है। तो भाषा सीखने में जो है दंड नहीं होना चाहिए, ये अनुचित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है समूह चर्चा से विकसित होता है। अगर समूह में जो है चर्चा हो रही है, ग्रुप में स्टडी हो रही है, तो उससे संवाद विकसित होती है, ग्रुप डिस्कशन से संवाद विकसित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में प्रेरणा का सर्वोत्तम स्रोत है। अगर आप भाषा सीख रहे हो तो प्रेरणा का सबसे मेन स्रोत क्या है, प्रेरणा का मेन स्रोत है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सहगामी गतिविधि, यानी कि ग्रुप एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है, तो ग्रुप एक्टिविटी का उदाहरण क्या है, इनमें से सहगामी गतिविधि क्या होगी, वार्षिक परीक्षा, गृह कार्य, नाटक या प्रश्न पत्र। तो जब आप नाटक कर रहे हो तो वो आपकी एक ग्रुप एक्टिविटी है, सहगामी गतिविधि है। नेक्स्ट है भाषा का सामाजिक कार्य है, तो भाषा का सोशल वर्क क्या है, सामाजिक कार्य क्या है, तो उसका सामाजिक कार्य है संप्रेषण करना, बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक आधार है, तो भाषा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, अनुशासन, बालक की रुचि, पाठ्य पुस्तक या समय। तो आपके बालक की रुचि जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये आपके पास मनोवैज्ञानिक आधार है भाषा को टीच करने का, कि बालक की रुचि होनी चाहिए उस पर। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में आईसीटी का उपयोग जो है वो सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी हेल्प करता है आपका, जब हम भाषा सिखा रहे होते हैं, शिक्षण करवा रहे होते हैं या करते हैं, तो उसमें आईसीटी आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है कक्षा में संवाद आधारित शिक्षण से क्या होता है, अगर आप
संवाद, बातचीत के माध्यम से टीचिंग करवा रहे हो ना कक्षा में, तो आपके इससे जो है वो क्या होता है, आपके जो कौशल हैं, स्किल्स हैं, वो डेवलप होती हैं, भाषा कौशल विकसित होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो भाषा सीखने में सबसे इम्पोर्टेंट नियम है, अभ्यास है, परीक्षा है, दंड है। तो आपकी अभ्यास, अब अगर आपने लैंग्वेज को सीखना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित भाषा शिक्षण का अर्थ क्या होता है? जहाँ पे बच्चे को ध्यान पे रखा जाए, जहाँ पर शिक्षक बोलता है, पाठ्य पुस्तक बोलती है, या बालक सक्रिय हो, तो जहाँ पर बच्चा एक्टिव होता है हमारा, उसे हम क्या कहेंगे? बाल केंद्रित शिक्षा कहेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन होना चाहिए। तो जब आप भाषा को का शिक्षण करवा रहे हो ना, तो मूल्यांकन क्या होना चाहिए? अंत में होना चाहिए, कभी कभी होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, या अचानक होना चाहिए? तो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन निरंतर होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है भाषा शिक्षण का उद्देश्य? रटना नहीं है, बातचीत हम आपस में कर रहे हैं, संप्रेषण आपका बढ़ता है, अभिव्यक्ति बढ़ती है, आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सामाजिक विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट होती है। और आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाषा शिक्षण का आधुनिक दृष्टिकोण है। अगर आपने भाषा को टीच करवाना है तो उसका मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है, दृष्टिकोण क्या है? व्याकरण प्रधान हो, परीक्षा प्रधान हो, संप्रेषणात्मक हो, अनुवादात्मक हो? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, संप्रेषणात्मक होना चाहिए आपका भाषा शिक्षण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छे भाषा शिक्षक की पहचान क्या होती है? एक अच्छा लैंग्वेज टीचर कौन होता है? जो कठोर हो, दंड वाला हो, सहानुभूति रखे, या भय से रखे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, सहानुभूति यानी कि एम्पैथेटिक एटीट्यूड वाला जो टीचर है वो बेस्ट टीचर माना जाएगा, बेस्ट लैंग्वेज टीचर माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुए हमारे आज के 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, यानी कि आपका टीचिंग ऑफ हिंदी से रिलेटेड जो चीज़ें बन सकती थी वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कवर कर दी। अब आपके पास अगर एग्जाम में हिंदी का कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आप साइकोलॉजी में हिंदी के क्वेश्चन को यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है इंग्लिश के पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने पूरे इसके जो है वो दोनों पार्ट देख लिए। दो पार्ट में हमने 50-50 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए। आपको पता है आपकी 9 शिफ्ट होनी है, इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको उस पर देखने को मिलेंगे अगर हिंदी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो। ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास में किया। सिलेबस हमें पूरा कवर करना पड़ेगा। किसी को नहीं पता कि आपका जो है वो कौन से सब्जेक्ट को वो ज़्यादा पूछ रहे हैं, कौन से कम को पूछ रहे हैं, बट हाँ जिस तरीके से आपका सिलेबस दिया है उसको कवर करके हम चल रहे हैं। और आपको पता है कि साइकोलॉजी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, टीजीटी वालों की तरह 9 या 10 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। जैसे कि मैंने आपको टाइमिंग बताई हुई है कि डेली 7 से 8 बजे के बीच में आप लोगों को क्लास देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है। थैंक यू।